गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। राम राम। जय श्री राम। चलिए। भरत, मुस्कान, सुषमा, मुकेश, अंतरा, कुमावत, एमके। चलिए सभी को बोले गुड मॉर्निंग। आज चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। जैसा बिल्कुल यूनिट टॉपिक मैंने आज लगाया हुआ है, टॉपिक का नाम है भारतीय मृदाएं। एक्चुअली हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन हमें सवाल इसके पूछे जाते हैं। टच कैसे करता है वो मैं बताऊंगा कि कैसे इसमें से जो सवाल हैं वो हमें आएंगे। हम भारतीय मृदाओं की भी बात करेंगे, हम राजस्थान के संबंध में मृदाओं की भी बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे मृदा गण के बारे में कि मृदा गण के सवाल भी हमें आते हैं परीक्षा। ठीक है। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हमारी बात होगी मृदा गण। चलिए, मृदा गण। मृदागण। अब मृदागण क्या होता है? मृदा में समान कण वाले जो समूह होते हैं, मृदा के जो समान प्रकार के कण होते हैं, उन समान प्रकार के कणों के समूह को हम क्या कहेंगे? तो उसको कहा जाएगा बेसिकली मृदा। यहां से दो तो हमें कॉमन सवाल पूछेगा। कॉमन सवाल क्या? हमें सवाल पूछेगा कि वर्तमान में मृदा वर्गीकरण की कौन सी इकाई प्रचलित है। वर्तमान में मृदा वर्गीकरण की कौन सी इकाई प्रचलित है, ध्यान रखना। अगर मैं मृदा वर्गीकरण की बात करूं, इंपोर्टेंट है, मृदा वर्गीकरण। तो वर्तमान में मृदाओं का कौन सा वर्गीकरण है? तो ध्यान रखना, सेविंत वर्गीकरण है। सेविंत यानी आज से पहले 7 बार मृदाओं का वर्गीकरण किया जा चुका है, और अब जो वर्गीकरण चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर, वो कौन सा वर्गीकरण है? वो 7वां वर्गीकरण। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में मृदा वर्गीकरण की 7वीं इकाई है जो हमारे पास में मुख्य रूप से प्रचलित है। ठीक है। अब देखो, बात यह है कि सर 7वीं वर्गीकरण के अनुसार मृदाओं को कितने गणों में बांटा गया है? तो मृदाओं को बेसिकली 12 गणों में बांटा गया है। मृदा को कितने गणों में बांटा गया है? 12 गणों में विभाजित किया गया है। आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि वर्तमान वर्गीकरण पद्धति के अनुसार मृदाओं को कितने गणों में विभाजित किया गया है, तो हम कहेंगे कि सर 12 गणों में विभाजित किया गया है। ठीक है। अब इन 12 गणों में से इंपोर्टेंट गण कौन से हैं जिनमें से में सवाल आते हैं? तो 3-4 गणों के नाम हमें याद रखने हैं। 3-4 गण कौन कौन से, थोड़ा सा हम गौर करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहली पॉइंट पर, सबसे पहला गण, सबसे पहला गण कौन सा है? तो ये है अपना इंसेप्टिसोल। कौन सा है? इंसेप्टिसोल। पहला गण कौन सा है? इंसेप्टिसोल। अब इंसेप्टिसोल को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली इसको कहा जाता है युवा मृदागण। क्या कहा जाता है? युवा मृदागण कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछेगा निम्न में से युवा मृदागण है, तो इंसेप्टिसोल क्या है? युवा मृदागण है। ठीक है। फिर अगर मैं दूसरे पॉइंट पर बात करूं, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है एंटीसोल। एंटीसोल। अब एंटीसोल क्या है? तो एंटीसोल ध्यान रखना जलोढ़ मृदा का गण है। क्या है? जलोढ़ मृदा का गण। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा जलोढ़ मृदा किस गण के अंतर्गत आती है? तो एंटीसोल के अंतर्गत आती है। एंटीसोल में वे सभी मृदाएं आती हैं जिन मृदाओं में संस्तर नहीं पाए जाते। ध्यान देना, इंपोर्टेंट बात, जिन मृदाओं में संस्तर नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, वो सभी मृदाएं कहाँ आती हैं? वो सभी मृदाएं एंटीसोल मृदा गण के अंतर्गत आती हैं। जैसे मैं कहूँ तो जलोढ़ मृदा। डायरेक्टली सवाल आएगा जलोढ़ मृदा का गण कौन सा है? जलोढ़ मृदा किस गण के अंतर्गत आती है? हमारा सवाल बिल्कुल क्लियर, एंटीसोल के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट में थोड़ा सा और आगे चलो, एक और इंपोर्टेंट, वो कौन सा है? वो है बेसिकली वर्टिसोल। अब कौन सा है? अब है वर्टिसोल। चलिए, अगर मैं वर्टिसोल की बात करूं तो वर्टिसोल में क्या आती है? वर्टिसोल में आती है बेसिकली काली मृदा। कौन सी आती है? काली मृदा। आप लोगों से प्रश्न पूछ लेगा काली मृदा किस मृदा गण के अंतर्गत आती है? तो काली मृदा किस मृदा गण के अंतर्गत आएगी? वर्टिसोल। सर वर्टिसोल में कौन सी मृदाएं आती हैं? इसके अंतर्गत वे मृदाएं आती हैं जिनमें मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता पाई जाती है। वे मृदाएं आती हैं जिनमें क्या होता है? जिनमें बेसिकली मोंट मोरिलोनाइट,
मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता पाई जाती है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता वाला मृदा वर्ग कौन सा है, तो कौन सा होगा, वर्टिसोल। हम कह सकते हैं कि वर्टिसोल में क्या होगा, मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता होगी। और अगर मैं बात करूं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर, और कौन से जाती है जनरली में अगर बात करूं एरिडोसोल। अब एरिड का मतलब क्या है, शुष्क, शुष्क एरिडोसोल। तो एरिडोसोल क्या होगी, एरिडोसोल होगी बेसिकली शुष्क मृदा। जैसे हमारे राजस्थान की जो मृदा है वो किस मृदा गण के अंतर्गत आती है, वो एरिडोसोल के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये कैसी है, शुष्क मृदा है। एक में अगर बात करूं, एक आती है ऑक्सीसोल, ऑक्सीसोल। अब ऑक्सीसोल क्या है, इनको हम कह सकते हैं ये वनों की अपर्दित मृदाएं हैं। क्या है, वनों की अपर्दित मृदा। तो ये कुछ हमारे मृदा गण हैं जिनके सवाल हमें पूछे जाते हैं। इनमें से 3 इंपोर्टेंट है, नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों को हम ऑब्वियसली याद रखेंगे। राजस्थान के संबंध में आप एक चौथे को भी याद कर सकते हो, ये बहुत इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में मृदा वर्गीकरण की कौन सी इकाई प्रचलित है, तो 7th वर्गीकरण है। मृदाओं को कितने गणों में बांटा गया है, तो 12 गणों में बांटा गया है। ठीक है, काली मृदा किस गण के अंतर्गत आएगी, वर्टिसोल के अंतर्गत। जलोढ़ मृदा किसके अंतर्गत, एंटीसोल के अंतर्गत। युवा मृदा गण कौन सा है, इंसेप्टिसोल। इतनी बातें आपको जो है याद में रखें। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अपना मेन पॉइंट क्या था, अपना मेन पॉइंट था बेसिकली भारतीय मृदाएं। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, नेक्स्ट पॉइंट अपना भारतीय मृदाएं, भारतीय मृदाएं। अब बात यह है कि सर जो भारतीय मृदाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो बेसिकली याद रखना है इनको कितने भागों में बांटा गया है, इनको 8 भागों में बांटा गया है। यानी भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब उन 8 प्रकार की मृदाओं के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें इंपोर्टेंटली जो मृदाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है बस केवल। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं, और पहली हेडिंग है हमारी बेसिकली जलोढ़ मृदा। सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा, अब ध्यान देना, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट है। सर जलोढ़ का मतलब क्या होता है, एक थोड़ा सा समझो। मैंने क्या लिखा है, जलोढ़, संधि तो आपको आती होंगी, जल प्लस ऊड, ये तो होगा। जल का मतलब क्या होता है, पानी। ऊड का मतलब ओढ़कर, ओढ़कर का मतलब बहाकर। पानी के साथ बहकर के जिन मृदाओं का निर्माण हुआ है वो मृदाएं कौन सी हैं, जलोढ़ मृदाएं हैं। जैसे नदी है, समुद्र है, झरने हैं, इनके किनारे क्या होता है, मिट्टी आती रहती है। मिट्टी जो आ रही है वो क्या करे, नई मिट्टी का निर्माण कर रही है, और वो नई मिट्टी क्या है, वो नई मिट्टी है बेसिकली जलोढ़ मृदा। यानी मैं कह सकता हूं सबसे इंपोर्टेंट बात कि इन मृदाओं का निर्माण होता है वो जल धाराओं के द्वारा होता है। अगर मैं क्या बात करूं, इन मृदाओं के निर्माण की बात करूं, तो इनका जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, इनका निर्माण बेसिकली जल धाराओं द्वारा होता है। इनका निर्माण किसके द्वारा होगा, जल धाराओं द्वारा होगा। अब वो जलधारा किसी की भी हो सकती है, नदी की हो सकती है, समुद्र की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, यानी निर्माण इनका जल धाराओं द्वारा होता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, निर्माण हो गया। बाकी ये किस गण के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको क्लियरली पता ही है कौन से गण के अंतर्गत आएंगे, ये एंटीसोल के अंतर्गत। इनका मृदा गण कौन सा है, तो ये एंटीसोल मृदा गण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब वो सबसे इंपोर्टेंट बात, अगर मैं इन मृदाओं की बात करूं तो इन मृदाओं में क्या होता है, इन मृदाओं में परतों, परतों या मैं कहूं तो संस्तरों का अभाव होता है। परतों या संस्तरों का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इन मृदाओं में कोई भी संस्तर या परत नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात हो, ये मृदाएं क्या होती हैं, ये मृदाएं सबसे अधिक उपजाऊ होती हैं। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक उपजाऊ प्रकृति की मृदाएं कौन सी हैं, तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मृदा होगी वो कौन सी होंगी, वो होंगी बेसिकली जलोढ़ मृदा। ठीक है,
नेक्स्ट में अगर बात करूं सर, राजस्थान में इन मृदाओं को किस नाम से जाना जाता है? अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जलोढ़ मृदाओं को हम किस नाम से जानते हैं? हमारे यहाँ पर इनको कछारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इंपोर्टेंट बात, और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि जो जलोढ़ मृदाएं हैं वो क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है, या मैं कहूं तो राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग। अब आप लोगों से सवाल पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है, तो कौन सा होगा? जलोढ़ मृदाएं होंगी। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर जो मृदाएं पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? तो वो बेसिकली जलोढ़ मृदाएं। ठीक है सर, थोड़ा सा अगर मैं और नए चलूं आगे, ये मृदा जो होती हैं इनको दो भागों में बांटा गया। ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की। आप लोगों को सवाल आता है, मैंने भी आपको करवाया है सवाल, बेसिकली ध्यान देना। अब दो प्रकार कौन से होंगे? एक तो मैं अगर बात करूं खादर, खादर, और एक अगर मैं बात करूं तो बागर। जलोढ़ मृदाओं को कितनी मृदा गणों में बांटा गया है? भागों में, दो भागों में, एक बागर और एक खादर। जनरली अगर हम खादर के बारे में बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना, खादर क्या है? खादर होती है नवीनतम जलोढ़। क्या होती है? नवीनतम जलोढ़। और आप लोगों से सवाल ऐसे ही पूछा जाता है कि नवीनतम जलोढ़ को कहा जाता है, तो नवीनतम जलोढ़ को क्या कहा जाएगा? खादर कहा जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं बांगर, क्या होती है? बांगर होती है बेसिकली पुरानी जलोढ़। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसे क्या कहा जाएगा? उसे बेसिकली बांगर कहा जाएगा। ठीक है, तो पुरानी जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? बांगर कहेंगे। नवीनतम जलोढ़ को हम क्या कहेंगे? तो नवीनतम जलोढ़ को बेसिकली खादर कहा जाएगा। ठीक है, नवीनतम जलोढ़ क्या हो गई? खादर। पुरानी जलोढ़ क्या हो गई? तो पुरानी जलोढ़ हो गई बांगर। अब जो पुरानी जलोढ़ या बांगर होती है वो कम उपजाऊ होती है। नवीनतम जलोढ़ या जो खादर होगी वो क्या होगी? वो बेसिकली अधिक उपजाऊ होगी। ठीक है, वो क्या होगी? अधिक। तो इतने सारे सवाल हमें पूछे जाएंगे जलोढ़ मृदाओं के संबंध। एक बार दोबारा से देखेंगे, इन मृदाओं का निर्माण जलधाराओं के द्वारा हुआ है। जलधारा किसकी? नदी, समुद्र, तालाब, झील, नहरें, कुछ भी हो सकता है। महासागर किस गण के अंतर्गत आती है? एंटीसोल मृदा गण के अंतर्गत आती है। इन मृदाओं में परतों का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। ये सबसे उपजाऊ प्रकार की मृदाएं हैं। ठीक है, राजस्थान में ये मृदाएं कछारी मृदा के नाम से जानी जाती है। राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है, राजस्थान का नहीं भारत का, ये राजस्थान का नहीं है, भारत का है। ठीक है, राजस्थान का तो दूसरा है, ये भारत का सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर कहूं तो ये दो प्रकार की होती है, खादर नवीनतम जलोढ़, और बांगर की अगर मैं बात करूं तो पुरानी। ठीक है, ये कहानी हो गई हमारी किसके बारे में? जलोढ़ मृदाओं के बारे में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अक्षय और भरत आपस में बात है बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा और हम नेक्स्ट आगे की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट जो दूसरा हमारा मृदा वर्ग आता है, दूसरा वो कौन सा है? वो है बेसिकली काली मृदा। अब किसके बारे में बात करेंगे हम? अब हम बात करेंगे काली मृदा के बारे में। दो तीन मृदा वर्ग इंपोर्टेंट है जिनके सवाल हमें पूछे जाते हैं, और हम वो दोनों तीनों ही डिस्कस करेंगे केवल। अब देखो पॉइंट क्या है? पॉइंट है बेसिकली काली मृदा। अगर हम काली मृदा के बारे में बात करें तो सबसे पहली बात और इंपोर्टेंट बात, ये क्या है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग, यानी भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। और उसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान आता है बेसिकली काली मृदाओं का। तो कह सकते हैं ये क्या है? ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग। नेक्स्ट में अगर बात करूं ये मृदाएं किस मृदा गण के अंतर्गत आती है, इनका गण कौन सा है? तो इनका गण है बेसिकली वर्टिसोल। किस गण के अंतर्गत आती है? ये वर्टिसोल मृदा गण के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट में अगर बात करूं इन मृदाओं में क्या होता है, तो इन मृदाओं में बेसिकली मोंट मोरिलोनाइट क्या होता है? मोंट मोरिलोनाइट की अधिकता पाई जाती है।
मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता, और इनमें मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए क्या होगा, ध्यान देना, भी बता रहा हूं आपको, पाई जाती है। ठीक है, मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता हो गई। मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता के कारण, अब आप याद रखोगे, इसमें क्या होता है, इसमें ससंजन व आसंजन। ठीक है, मैं अगर बात करूं इनमें सुघट्यता, सुघट्यता, मैं अगर बात करूं इनमें फैलाव व संकुचन, फैलाव व संकुचन, क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये क्या होंगे, ये इनमें सर्वाधिक हो। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक सुघट्यता किसमें, तो काली मृदा में। सबसे ज्यादा ससंजन और आसंजन किसमें, तो काली मृदा में। सबसे ज्यादा फैलाव और संकुचन किसमें, तो काली मृदा में। ठीक है, नेक्स्ट और भी इंपोर्टेंट बात है इसके संबंध में। जनरली में अगर बात करूं इन मृदाओं को क्या कहा जाता है, तो इन मृदाओं का जो प्रमुख नाम है, जो प्रचलित है, प्रमुख नाम क्या है, प्रमुख नाम है इनका रेगुर। और ये कई बार सवाल आपसे आ चुका है कि वे कौन सी मृदाएं हैं जिनको रेगुर के नाम से जाना जाता है, तो काली मृदाओं को हम रेगुर के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर और भी आगे चलूं, इन मृदाओं की जो प्रमुख फसल है, इन मृदाओं की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है, वो है बेसिकली कपास। इन मृदाओं में क्या उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है। इसलिए इन मृदाओं का एक और नाम है, और वो नाम क्या है, तो वो है बेसिकली काली कपास मृदा। अब काली कपास मृदा किसको कहा जाता है, तो काली मृदा को ही कहा जाता है, क्योंकि में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, कपास की खेती होती है। सवाल में ये भी पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा काली मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा अगर मैं काली मृदाओं की बात करूं तो कहाँ, ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है सर, इन मृदाओं का काला रंग किसके कारण होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, काली मृदाओं में जो काला रंग है वो किसके कारण होता है। अब ध्यान देना, एक तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इन मृदाओं में मोंटमोरिलोनाइट पाया जाता है, इसलिए काला होता है। इन मृदाओं में जैविक पदार्थ या सूक्ष्मजीव भी ज्यादा होते हैं, इसीलिए इनका रंग काला होता है। लेकिन प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारण है टाइटेनीफेरस, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट। आप लोगों से अगर सवाल पूछा जाए कि मृदाओं में काले रंग का कारण क्या है, तो काले रंग का कारण क्या होगा, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट होगा। किसी कारण आता है, टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इनका जो रंग होता है वो काला होता है। ये हमारी बातें हो गई काली मृदाओं के संबंध में, जो भी बातें थी इंपोर्टेंट वो सारी बातें क्लियर हो गई। नंबर फर्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मृदा वर्ग है। सेकेंड, वर्टिकल मृदा गण के अंतर्गत आते हैं। इनमें मोंटमोरिलोनाइट की अधिकता पाई जाती है। ससंजन और आसंजन, सुघट्यता, फैलाव और संकुचन, तीनों ही गुण क्या होते हैं इनमें, सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, प्रमुख नाम क्या है इनका, रेगुर है। प्रमुख फसल इनमें कौन सी होती है, कपास, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, काली कपास मृदा। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं तो इनका काला रंग टाइटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। ये सारे सवाल हमें पूछे जाते हैं काली मृदा से। कंप्लीट होंगी बातें, मुझे नहीं लगता कोई भी आपका डाउट होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगली मृदाओं के बारे में। चलिए, अब अगर मैं आगे बात करूं तो छोटे छोटे मृदा वर्ग हैं हमारे। एक तो मैं अगर बात करूं तो लेटेराइट मृदा, अब क्या है, अब है बेसिकली लेटेराइट मृदा, लेटेराइट मृदा। चलिए, अगर हम लेटेराइट मृदाओं के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से हमें सवाल पूछा जाएगा। लेटेराइट मृदा, देखो थोड़ा सा इन मृदाओं की अगर मैं बात करूं, बहुत इंपोर्टेंट है इन मृदाओं। लेटेराइट मृदाओं का मैं कहूं तो इन मृदाओं में क्या पाया जाता है, इन मृदाओं में आयरन व एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। लेटेराइट मृदाओं में क्या होता है, आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता। एक्चुअली हमने क्रिया पढ़ी थी मृदा निर्माण करते समय, लेटेराइजेशन। लेटेराइजेशन क्या होता है, जब मृदा की ऊपरी परत में आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता हो जाती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है, लेटेराइजेशन कहा जाता है।
और लेटेराइजेशन के बाद में जो मृदा बनती है वो कौन सी है, लेटेराइट मृदाएं। तो इनमें क्या होगा, आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होगी। हम कह सकते हैं कि इनमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होने के कारण इन मृदाओं का जो उपयोग है, यही बात याद रखना बस, इन मृदाओं का जो उपयोग है वो कहाँ होता है, वो भवन निर्माण में होता है। और यही सवाल आपसे पूछा जाता है कि भवन निर्माण में उपयोगी मृदा कौन सी है, तो कौन सी होंगी, लेटेराइट मृदा होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि इनमें आयरन और एल्यूमिनियम होता है जो कि मजबूत तत्व है, इसीलिए इनका उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखो इंपोर्टेंट, एक है आपकी बेसिकली लाल व पीली मृदा। वैसे तो मेनली इनका रंग लाल ही होता है, लेकिन हम एक नाम कॉमन ले लेते हैं इनका, लाल व पीली मृदा। इसके संबंध में हम याद रखेंगे। अब अगर मैं लाल और पीली मृदा की बात, दो तीन बातें इंपोर्टेंट याद रखना। पहली बात, इन मृदाओं का जो रंग है वो लाल होता है, किसके कारण होता है, तो रंग होता है इनका आयरन ऑक्साइड के कारण। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मृदा के लाल रंग का कारण क्या है, तो लाल रंग किसके कारण होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये मृदा कहाँ पाई जाती है, अगर प्रश्न पूछा जाए कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना ये मृदाएं पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, सभी पहाड़ी क्षेत्रों पर कैसी मृदाएं होती हैं, लाल और पीली मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट बात, इन मृदाओं में क्या होता है, इन मृदाओं में फास्फोरस तत्व की अधिकता पाई जाती है। क्या होता है, फास्फोरस तत्व की अधिकता। जितनी भी हमारी लाल और पीली मृदाएं हैं उनमें क्या होगा, फास्फोरस तत्व की अधिकता होगी। ठीक है, एक और इंपोर्टेंट बात हम याद रखेंगे, इन मृदाओं को क्या कहा जाता है, इन्हें बेसिकली अगैती मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, अगैती मृदा। सर अगैती मृदा क्यों कहते हैं, अगैती मृदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हल्की सी सिंचाई होने पर ही फसलों की बुवाई हो जाती है, और फसलें यहाँ रबी और खरीफ दोनों ही मौसमों में सबसे पहले बोई जाती है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, अगैती मृदा कहेंगे। ठीक है, तो दो मृदा वर्ग हमारे और हो गए, लेटेराइट मृदा इसमें आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता, और इसका उपयोग भवन निर्माण में होगा। ठीक है, लाल और पीली मृदा रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, कहाँ पाई जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में, फास्फोरस तत्व की इनमें अधिकता होती है, और इन्हें अगैती मृदा भी कहा जाता है, अगैती मृदा कहा जाता है। ये हमारी भारत के संबंध में मृदाओं का जो वर्गीकरण था वो कंप्लीट हो गया। भारत में प्रमुख रूप से कितनी मृदाएं होती हैं, 8 होती हैं। 8 में से जो पढ़ने के दृष्टिकोण से सबसे इंपोर्टेंट है वो कितनी है, 4। 4 कौन कौन सी हो गई, एक बार दोबारा से देखो। सबसे पहले हमने जलोढ़ मृदा के बारे में पढ़ा, फिर हमने काली मृदा के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ये दो मृदाएं ले ली, लेटेराइट और लाल व पीली। अब हम एक दृष्टिकोण पढ़ लेते हैं राजस्थान की मृदाओं के बारे में, क्योंकि सवाल तो हमें राजस्थान की मृदाओं से भी पूछ लेता है। अब हम बात करेंगे राजस्थान की मृदाएं, और निकता सेन पहाड़ी, हाँ बिल्कुल। अब एक छोटा सा पॉइंट हम क्या लेंगे, अब छोटा सा पॉइंट लेंगे हम राजस्थान की मृदाएं। राजस्थान की मृदाएं, चलिए अब हम बात करें राजस्थान की मृदाओं के बारे में। सबसे पहला सवाल हमें क्या आएगा, सबसे पहला सवाल में पूछा जाएगा राजस्थान में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, प्रकार। तो बेसिकली याद रखना राजस्थान में मृदाओं के प्रकार कितने हैं, बेसिकली हम कह सकते हैं 9 प्रकार की मृदाएं। राजस्थान में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो सर 9 प्रकार की। ठीक है, इसके बाद दूसरे पॉइंट पर याद रखना, मैं अगर कहूं राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं को कितने भागों में बांटा है, कृषि विभाग, अगर हम राजस्थान कृषि विभाग के अनुसार बात करें तो फिर याद रखेंगे राजस्थान में कितनी प्रकार की मृदाएं हैं, फिर राजस्थान में 14 प्रकार की मृदाएं। राजस्थान कृषि विभाग ने राजस्थान की मृदाओं को 14 भागों में बांटा है, और सामान्य वर्गीकरण के अनुसार कितनी है, 9। सर प्रमुख मृदा वर्ग कौन सा है, तो 3 मृदाएं हमारे यहाँ प्रमुख हैं, हम तीनों के बारे में ही चर्चा करेंगे बस केवल। 3 मृदाओं में सबसे पहला जो हमारा मृदा वर्ग है, सबसे पहला वो क्या है, रेतीली मृदा, रेतीली मृदा। अगर हम रेतीली मृदा की बात में ध्यान रखना, रेतीली मृदा क्या है, राजस्थान का सबसे प्रमुख मृदा वर्ग है, यानी राजस्थान में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, रेतीली। हम कह सकते हैं राजस्थान का सबसे प्रमुख मृदा वर्ग है, सबसे प्रमुख
मृदा वर्ग, कौन सा? रेतीली मृदा। ठीक है, इसके बाद दूसरे पॉइंट पर बात करूं, ये मृदा कहाँ पाई जाती है? तो हम याद रखेंगे ये राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाएंगी पश्चिमी रेतीले मरुस्थल में, या हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ये मृदाएं पाई जाती हैं अरावली के पूर्व में या अरावली के पश्चिम भाग में, अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं, सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि इन मृदा में जो जैविक पदार्थ होता है, जैविक पदार्थ वो कितना होता है? वो 1% होता है। रेतीली मृदाओं में जैविक पदार्थ कितने पाए जाते हैं? लगभग 1% पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ खेती किस किस की होती है इन मृदाओं में? अगर हम खेती के संबंध में बात करें तो रेतीले क्षेत्र में क्या उगाया जाता है? जैसे ज्वार है, बाजरा है, मोठ है, ये इस रेतीली मृदा में उगाए जाते हैं। तो ये 3-4 बातें हम याद रखेंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग रेतीली मृदा कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी रेतीले मरुस्थल या अरावली के पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, इसमें जैविक पदार्थ कितना होता है? 1% होता है। इस मृदा में किस किस की खेती होती है? तो ज्वार, बाजरा और मोठ की खेती होती है। दूसरा एक और देखो, नेक्स्ट वर्ग कौन सा है? नेक्स्ट वर्ग है बेसिकली अपना काली मृदा। काली मृदा, काली मृदा के बारे में सारी बातें वैसे हम पढ़ चुके हैं और पढ़ चुके हैं, तो राजस्थान के संबंध में ही हम बात करेंगे। राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में पाई जाती हैं ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। कहाँ पाई जाती हैं? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, या फिर इसको क्या कहा जाता है? या फिर इसको कहा जाता है हाड़ौती क्षेत्र। राजस्थान में काली मृदाएं कहाँ? दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती हैं। सर जिले कौन कौन से हैं? जिलों की अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। कहाँ कहाँ पाई जाएंगे? कोटा है, बूंदी है, बारां है और झालावाड़ है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक क्षरण कौन सी मृदाओं में होता है, तो सबसे ज्यादा जो कटाव होता है वो कौन सी मृदाओं का होगा? काली मृदाओं का। और यहाँ पर खेती किस किस होगी? तो वही कपास, धान, सबसे प्रमुख खेती होती है कपास और धान। एक और मृदा वर्ग है जिसके बारे में हमें सवाल पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी बात कर लें। नेक्स्ट में अगर बात करूं कछारी मृदा। कछारी मृदा, मैंने क्या बताया कि राजस्थान में जो जलोढ़ मृदाएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? तो उनको कछारी मृदा के नाम से जाना जाता है। जलोढ़ मृदाओं को राजस्थान में किस नाम से जानेंगे? तो कछारी मृदा के नाम से जाना जाएगा। सर कौन कौन सी कछारी मृदाएं हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो पहले तो राजस्थान की बात करूं, मैं कह सकता हूँ ये राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पूर्वी भाग। सर पूर्वी भाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे मैं अगर बात करूं धौलपुर है, मैं अगर बात करूं भरतपुर है, मैं अगर बात करूं करौली है, ठीक है, मैं अगर बात करूं अलवर है, ठीक है, और मैं अगर बात करूं तो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर। इन जिलों में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो हम याद रखेंगे इन जिलों में बेसिकली कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी क्या है? हमारी जो जलोढ़ मृदा है उसको राजस्थान में हम क्या नाम देते हैं? कछारी मृदा का नाम देते हैं। तो एक चीज और कह सकता हूं मैं, ये क्या है? ये राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। अगर सवाल ये पूछा जाए कि राजस्थान की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मृदा राजस्थान की कौन सी होगी? कछारी मृदा होगी। एक और बात, इसमें खेती किस किस की होती है? ध्यान रखना, खेती क्या होगी इसमें? सरसों है, गेहूं है, जौ है, चना है। सरसों, गेहूं, जौ, चना, ये प्रमुख रूप से क्या होती है यहाँ पर? खेती होती है। ठीक है, तो राजस्थान के संबंध में भी जो हमारी मृदाएं थी वो कंप्लीट। इंपोर्टेंटली हम 3 प्रकार की मृदाएं पढ़ी, रेतीली मृदा, काली मृदा और कछारी मृदा। सबसे ज्यादा सवाल आपको आएंगे काली मृदा से। सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है काली मृदाएं राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं? तो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, या मैं कहूँ कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में, या मैं कहूँ तो कहाँ? हाड़ौती क्षेत्र। या प्रश्न ये पूछ लेगा राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मृदा वर्ग, राजस्थान में सबसे ज्यादा मृदाएं कौन सी पाई जाती हैं? तो रेतीली मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज का अपना कंप्लीट हो गया। बिल्कुल छोटा टॉपिक था लेकिन मैंने सारी बातें आपको यहाँ क्लियर करवा दी। सबसे पहले हमने क्या जाना?
मृदाओं को कितने गणों में बांटा गया है, हमने गण देख लिए, 12 गण थे, इनमें से 3-4 इंपोर्टेंट थे हमारे। फिर हमने भारत के संबंध में मृदाएं पढ़ ली, जो हमारी मुख्य मुख्य थी वो पढ़ ली। फिर हमने राजस्थान के संबंध में मृदा। ठीक है, आज की क्लास हम यही फिनिश करेंगे। क्लास छोटी थी लेकिन टॉपिक भी अपना छोटा था जो कि कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई, आज के लिए काफी। नेक्स्ट कल मिलेंगे, नेक्स्ट कल जब हम मिलेंगे तो अगले नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना काफी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का ही क्लियर है, बाकी सब सो रहे हैं। बाकी कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हो। मुस्कान, ठीक है, क्लियर है, ओके। शीला, सर मेरे सीयूटी का फॉर्म भरते समय एग्रीकल्चर डोमेन भर दी तो एक ही सब्जेक्ट आ रही है। अरे एग्रीकल्चर ही भरा होगा तुमने, वहां 3 सब्जेक्ट भरनी थी, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। चलिए फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं।